नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह यादव संस्कृत शिक्षणविधि की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हम संस्कृत भाषा का परिचय, भाषा अधिगम और इसके अलावा जो है संस्कृत आदर्श संस्कृत शिक्षक के प्रमुख गुण, ये सारी विषय वस्तु हम पढ़ चुके थे। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ने वाले हैं और इस क्रम में आगे बढ़ने से पूर्व सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए कि परंपरागत और आधुनिक संस्कृत शिक्षण के क्या लक्षण हैं, क्या समानताएं हैं, क्या अंतर हैं, इस विषय पर हम वार्तालाप करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परंपरागत एवं नवीन अथवा आधुनिक संस्कृत शिक्षण का परिचय एवं तुलनात्मक विवेचन। देखिए, परंपरागत एवं नवीन संस्कृत शिक्षण का परिचय एवं तुलनात्मक विवेचन। देखिए, शिक्षण की प्रमुख विशेषता, लक्षण। नवीन अथवा आधुनिक विशेषता अथवा लक्षण। गुरुकुल शिक्षा पद्धति रटन पद्धति पंडित प्रणाली शास्त्रार्थ विधि सलाका विधि
शिक्षक केंद्रित शिक्षण संस्कार पद्धति। इसमें देखिए, विद्यालय शिक्षा पद्धति, नवाचार, मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र, सक्रियता, कृत्वा शिक्षणम, प्रत्यक्ष विधि, अभ्यास एवं मूल्यांकन सिद्धांत, छात्र केंद्रित छात्र केंद्रित। देखिए, परंपरागत और नवीन आधुनिक संस्कृत शिक्षण का परिचय और तुलनात्मक विवेचन करने से पूर्व आपको बताना चाहूंगा कि परंपरागत या प्राचीन जो संस्कृत शिक्षण है उसकी प्रमुख विशेषता लक्षणों में सबसे पहली है गुरुकुल शिक्षा पद्धति। गुरुकुल आश्रम वर्णाश्रम व्यवस्था पर आश्रित थे। उनमें जो है उपनयन संस्कार से शिक्षा का प्रारंभ होता था और समावर्तन संस्कार से शिक्षा की समाप्ति होती थी। रटन पद्धति रहती थी। पंडित प्रणाली पाठशाला विधि को ही कहते हैं और पाठशाला विधि के दो पार्ट थे, दो हिस्से थे। एक था कंठस्थीकरण विधि और एक था पारायण विधि। जब किसी मंत्र या किसी श्लोक आदि को रटाया जाता था तो उसे कंठस्थीकरण विधि कहते थे और जब सूत्रों को रटाया जाता था तो उसे पारायण विधि कहते थे। शास्त्रार्थ विधि विद्वानों के मध्य जो है वाद विवाद के साथ साथ शास्त्रार्थ होता था। सलाका, इसको काष्ठदंड विधि भी कहते हैं। सलाका विधि के माध्यम से जो है प्राचीन काल में मूल्यांकन होता था। किसी ग्रंथ विशेष में प्रश्नोत्तरी तैयार की जाती थी जहां लकड़ी का टुकड़ा, धागा या मोरपंख आदि गिरता था उस स्थान पर। और यह शिक्षक केंद्रित शिक्षण होता था। इसमें शिक्षक इसमें प्रमुख भूमिका निभाता था और संस्कार पद्धति इसमें रहती थी। उपनयन संस्कार से लेकर समावर्तन संस्कार तक के सारे संस्कार जो है गुरुकुल में ही होते थे। अब देखिए, नवीन और आधुनिक संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं देखिए। सबसे पहली बात तो इसमें विद्यालय शिक्षा पद्धति है और नवाचार है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्र है और ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, निकट से दूर की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये सभी आगमन से निगमन की ओर, तर्क से प्रमाण की ओर, ये सभी शिक्षण सूत्र इसमें कार्य करते हैं। सक्रियता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। श्रव्य दृश्य उपकरणों के माध्यम से जो है सक्रियता का इसमें विशेष महत्व है। कृत्वा शिक्षण, लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से इसमें जो है कृत्वा शिक्षण होता है। प्रत्यक्ष विधि, इसमें भाषा को भाषा माध्यम में ही पढ़ाया जाता है, मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं होता। और अभ्यास और मूल्यांकन सिद्धांत इसकी प्रमुख विशेषता है। और इसके अलावा ये छात्र केंद्रित है। इसमें विद्यार्थी जो है विशेष महत्व रखता है। तो ये तो कुछ सामान्य विशेषताएं इसकी बताई। अब हम परंपरागत संस्कृत शिक्षण से संबंधित स्मरणीय तथ्य और आधुनिक संस्कृत शिक्षण से संबंधित स्मरणीय तथ्य पढ़ेंगे। उसके पश्चात इनमें परस्पर तुलना होगी। तो देखिए, परंपरागत
अथवा प्राचीन संबद्ध स्मरणीय तथ्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पूरी जो शिक्षण विधि है उसके सारांश के रूप में कार्य करेगा। देखिए, परंपरागत संस्कृत शिक्षण से संबंधित स्मरणीय तथ्यों में सबसे पहला परंपरागत संस्कृत शिक्षण में वर्णाश्रम व्यवस्था पर आश्रित चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वर्णाश्रम व्यवस्था पर आश्रित गुरुकुल शिक्षा पद्धति का अनुसरण किया जाता था। देखिए, परंपरागत संस्कृत शिक्षण में वर्णाश्रम व्यवस्था पर आश्रित गुरुकुल शिक्षा पद्धति का अनुसरण किया जाता था। परंपरागत संस्कृत शिक्षण में विद्यार्थी स्वाध्याय संयम एवं चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देता था। क्योंकि उसे गुरुकुल में निवास करते समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए गुरु सेवा सहित पंच यम नियमों का
अहिंसा, ब्रह्मचर्य। गुरुकुल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते समय गुरु सेवा सहित यम नियमों, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य का निष्ठापूर्वक पालन करना पड़ता था। आप ये समझ सकते हो, परंपरागत संस्कृत शिक्षण का तात्पर्य आप गुरुकुल शिक्षा पद्धति की विशेषताएं पढ़ रहे हो। सबसे पहली बात, परंपरागत संस्कृत शिक्षण में वर्णाश्रम व्यवस्था पर आश्रित गुरुकुल शिक्षा पद्धति का अनुसरण किया जाता था। परंपरागत संस्कृत शिक्षण में विद्यार्थी स्वाध्याय पर, संयम पर और स्वयं चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देता था, क्योंकि उसे गुरुकुल में निवास करते समय ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य केवल जो है यौन इच्छा की जो है त्याग नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्त्री का त्याग है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य कि एक नियम, व्रत का मतलब नियम होता है, नियम का ग्रहण करना। और उसमें अनेक बातें आती थी। गुरु से पूर्व जागना, गुरु के पश्चात सोना, गुरु की सेवा करना, उसके वस्त्र प्रक्षालन करना, उसके अंगों का उत्साधन अर्थात हाथ पैर दबाना। इसके अलावा उसकी आज्ञा अनुसार जो है वन में विचरण करते हुए जो है यज्ञ की समिधा और जो है अन्य विषय वस्तुओं का जो है संग्रह करना। और जो भी भिक्षा में लेकर के आएगा वो गुरु को सौंपेगा और उसके पश्चात गुरु के वितरण करने के पश्चात ही उसका जो है भक्षण करेगा। और 3 बार, दिन में 3 बार, प्रातःकाल, दोपहर काल, मध्यान्ह काल और संध्या काल, तीनों समय सावित्री मंत्र का जाप करेगा अर्थात गायत्री मंत्र का जाप करेगा। और उचित समय पर उसके सभी संस्कार भी संपादित होने चाहिए, ऐसा भी इसमें था। और गुरु सेवा सहित उसको सत्य, अहिंसा, देखो सत्य क्या है, शाश्वत सिद्धांतों का पालन ही सत्य है। मन वचन कर्म से किसी को पीड़ा न पहुंचाना अहिंसा है। चोरी न करना अस्तेय है। अपरिग्रह, क्षमता से अधिक संग्रह न करना अपरिग्रह है। और नियम अनुसार ब्रह्म तेज का संचय करना, ब्रह्म का तात्पर्य है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का तात्पर्य तेज का संचय करना, बल बुद्धि और जो है मेधा का संचय करना ही ब्रह्मचर्य है। अब देखिए, अब यहां देखिए तीसरा पॉइंट, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में चतुर्दश कोष्टक में 14 विद्याओं का ज्ञान विद्यार्थी को प्रदान किया जाता था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में 14 विद्याओं का ज्ञान विद्यार्थी को प्रदान किया जाता था, जिनमें 4 वेद, 6 वेदांग, धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, न्याय शास्त्र, एवं नीति शास्त्र। सम्मिलित थे। देखिए,
गुरुकुल शिक्षा पद्धति में 14 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी, जिनमें 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त, ये आते थे। और धर्मशास्त्र, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र और नीति शास्त्र भी आते थे। देखिए, 4 वेदों में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 6 वेदांगों में है यहां लिख देता हूं वेदांग को षडंग, ये ऊपर कॉमा आ रहा है यहां, शास्त्र भी कहा जाता है। चार वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 6 वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये ध्यान दीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। 6 वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अब देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी की शिक्षा का प्रारंभ उपनयन संस्कार से तथा शिक्षा की समाप्ति समावर्तन संस्कार से होती थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। शिक्षा का प्रारंभ होता था उपनयन संस्कार से। उप का मतलब है समीप और नयन का मतलब ले जाना। विद्यार्थी को गुरु के समीप ले जाना ही उपनयन है। ब्राह्मण जो विद्यार्थी होता था उसकी उपनयन संस्कार की आयु सीमा न्यूनतम जो है 5 और अधिकतम 8 वर्ष, और न्यूनतम 5 वर्ष होती थी मेधावी बनाने के लिए उसे, 8 वर्ष, अधिकतम 16 वर्ष। और जो वैश्य जो क्षत्रिय था उसकी 11 वर्ष, अधिकतम 12 वर्ष। और वैसे जो था उसकी न्यूनतम 12 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष ये होती थी, ये ध्यान रखें। और शिक्षा समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था, जिसमें विद्यार्थी का स्नातक के रूप में परिचय करवाया जाता था। देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में
उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि 3 वर्णों के, वैसे तो वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र की शिक्षा जो है गुरुकुल में नहीं होती थी, इत्यादि 3 वर्णों के ब्रह्मचारियों को द्विज कहा जाता था। द्विज कहा जाता था। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में उपनयन संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि 3 वर्णों के ब्रह्मचारियों को द्विज कहा जाता था। छठवां देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में क्षत्रिय वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारियों की उपनयन आयु सीमा वस्त्र मेखला, करधनी जो कमर पे बनती है उसको मेखला कहते हैं, और दंड भिन्न भिन्न थे। ध्यान रखिएगा, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारियों की उपनयन की आयु सीमा वस्त्र मेखला दंड भिन्न भिन्न थे। एक तरफ है आयु सीमा, देखिए ब्राह्मण 8 वर्ष अधिकतम 16 वर्ष, क्षत्रिय न्यूनतम 11 वर्ष,
अधिकतम 22 वर्ष। वैश्य, न्यूनतम 12 वर्ष, अधिकतम 24 वर्ष। ब्राह्मण के लिए न्यूनतम 8 वर्ष, अधिकतम 16 वर्ष। क्षत्रिय के लिए न्यूनतम 11 वर्ष, अधिकतम 22 वर्ष। वैश्य के लिए न्यूनतम 12 वर्ष, अधिकतम 24 वर्ष। परंपरागत संस्कृत शिक्षण में शिक्षण का केंद्र शिक्षक था, परंतु शिष्य के प्रति पिता तुल्य वात्सल्य एवं स्नेह रहता था। परंपरागत संस्कृत शिक्षण में शिक्षण का केंद्र बिंदु शिक्षक था, परंतु शिष्य के प्रति पिता तुल्य वात्सल्य एवं स्नेह रहता था। परंपरागत संस्कृत शिक्षण में की प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतम विधि, परंपरागत संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतम विधि पाठशाला विधि थी। जिसको पंडित प्रणाली अथवा गुरुकुल विधि भी कहा जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता रहता है, गुरुकुल विधि भी कहा जाता था। कालांतर में, कालांतर का मतलब है कुछ समय बाद, पाठशाला विधि
कंठस्थीकरण एवं पारायण विधि के रूप में हो गई। परंपरागत संस्कृत शिक्षण की प्राचीनतम एवं श्रेष्ठतम विधि पाठशाला विधि थी, जिसको पंडित प्रणाली अथवा गुरुकुल विधि भी कहा जाता था। कालांतर में पाठशाला विधि कंठस्थीकरण एवं पारायण विधि के रूप में विभक्त हो गई। अब देखिए ध्यातव्य यहां 2 पॉइंट और हैं, देखिए, जो परंपरागत संस्कृत शिक्षण की विशेषताओं का बोध कराएंगे। सबसे पहली बात, जब पाठशाला विधि का प्रयोग वैदिक मंत्र एवं लौकिक पद्य या लौकिक श्लोक, वैदिक काल में पद्य को मंत्र कहते थे, लौकिक काल में श्लोक कहा जाता है, श्लोकों के रटने में किया जाता था तब उसे कंठस्थीकरण विधि कहा जाता था। परंतु जब पाठशाला विधि का प्रयोग सूत्रों के रटने में किया जाता था तब उसे पारायण विधि कहा जाता था। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां देखिए कि पाठशाला विधि का प्रयोग जब वैदिक मंत्र या लौकिक श्लोकों के रटने में किया जाता था तब उसे कंठस्थीकरण विधि कहा जाता था, परंतु जब पाठशाला विधि का प्रयोग सूत्रों के रटने में किया जाता था तब उसे पारायण विधि कहा जाता था। अब देखिए, परंपरागत संस्कृत शिक्षण में विद्वता परीक्षण हेतु प्रश्नोत्तर विधि वाद विवाद विधि तथा शास्त्रार्थ विधि का
प्रयोग होता था, परंतु परंपरागत। हर पॉइंट में प्रश्न आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये जितने भी पॉइंट आप लिखते जा रहे हो या जितने भी पॉइंट आप समझते जा रहे हो, हर पॉइंट में से कोई ना कोई प्रश्न बनकर आता है। अतः इनका अवलोकन अवश्य करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये पूरी शिक्षण विधि के सारांश के रूप में यहां चल रहा है, और इसमें परंपरागत और नवीन संस्कृत विधियों की तुलना भी होगी। परंपरागत और नवीन संस्कृत शिक्षण के तरीकों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, परंपरागत संस्कृत शिक्षण में विद्वता परीक्षण हेतु प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि तथा शास्त्रार्थ विधि का प्रयोग होता था, परंतु परंपरागत मूल्यांकन की, ये क्वेश्चन बार बार आता है, मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि शलाका विधि थी, जिसको काष्ठ दंड विधि भी कहा जाता है। परंपरागत संस्कृत शिक्षण में विद्वता परीक्षण हेतु प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, शास्त्रार्थ विधि का प्रयोग होता था, परंतु परंपरागत मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि शलाका विधि थी, जिसको काष्ठ दंड विधि भी कहा जाता था। परंपरागत संस्कृत शिक्षण की गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गुरुकुल शिक्षा पद्धति में ब्रह्मचारी के नैष्ठिक तथा उपकुर्बाण नामक दो मूल भेद थे। ये आता रहता है प्रश्न, दो मूल भेद अथवा प्रकार थे, जिनमें से नैष्ठिक ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन गुरुकुल में रहता था, जबकि उपकुर्बाण ब्रह्मचारी एक निश्चित समय सीमा 9/18/36 की कोई समय सीमा हो सकती थी, निश्चित समय सीमा तक गुरुकुल में रहता था।
गुरुकुल शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी गुरुगृह में पुत्रवत निवास करता था, अतः उसे, ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में, अतः उसे अंतेवासी अंतेवासी कहा जाता था। देखो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते था इसलिए तो ब्रह्मचारी कहलाता था, और एक बार गुरु के मुख से जन्म मानते हैं, एक बार माता पिता के द्वारा जन्म मानते हैं, तो इसलिए उसको द्विज भी कहते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्ण के ब्रह्मचारी को। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था तो ब्रह्मचारी, लेकिन वो गुरुकुल में गुरु के पास रहता था इसलिए उसको अंतेवासी कहा जाता था। परंपरागत संस्कृत शिक्षण में संस्कार शिक्षा, चरित्र निर्माण, नैतिक मूल्य शिक्षा, सदाचार शिक्षा, स्वाध्याय, संयम एवं गुरु भक्ति का विशेष महत्व था। विशेष महत्व। शिक्षा पद्धति में विद्या ददाति विनयम तथा साविद्या या विमुक्त नामक दो प्रमुख आदर्श वाक्य प्रचलन में थे। देखिए, गुरुकुल शिक्षा पद्धति में विद्या ददाति विनयम, और साविध्याय विमुक्ति नामक दो प्रमुख आदर्श वाक्य थे।
विद्या मनुष्य को विनम्रता देती है, विनम्रता से पात्रता, पात्रता से योग्यता, योग्यता से जो है पद, पद से प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा से धन और धन से धर्म की प्राप्ति होती है। ये नीति शतकम कहता है। क्योंकि नर की और नल नीर की गति एक कर जोए, और जय तो नीचो है चले तय तो ऊंचो होए। जितना विनम्र चलेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। और सा विद्या है विमुक्ति, वही विद्या है जो जीवन से मुक्ति प्रदान कर दे, जो जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर दे, धर्मार्थ काम के साथ मोक्ष की शिक्षा भी दे दे। अब देखिए यहां अंत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी और शिष्य के, विद्यार्थी और अध्यापक के क्या भेद थे उसके बारे में थोड़ा सा देख लो। गुरुकुल पद्धति अनुसार भेद। गुरुकुल शिक्षा पद्धति में गुरु शिष्य के जो भेद थे, यहां गुरु की जगह शिक्षक शब्द का प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। शिक्षा देता है तो शिक्षक है, अध्ययन कराता है तो अध्यापक है। देखिए पहला है गुरु, पिता तुल्य है। फिर है आचार्य, दक्षिणाग्राही, दक्षिणा ग्रहण करने वाला। उपाध्याय, देखिए विद्यार्थी और शिष्य के मध्य भेद देखिए। स्वाध्यायी, नियंत्रित, नियमित, प्रमादी, आलस्य युक्त, उद्दंड, अनुशासनहीन। देखिए स्वाध्यायी जो है वो नियंत्रित, नियमित,
और संयमित होता था, प्रमादी आलसी होता था जिसको समझाया जा सकता था, उद्दंडी अनुशासनहीन होता था जिसको दंडित भी करना पड़ सकता था। तो गुरु कौन है जो पिता तुल्य? हम कहते हैं ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसमें जो गुरु शब्द है वो उसके लिए जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो पिता तुल्य अपने घर में विद्यार्थी को रखे और निःशुल्क शिक्षा दे, वो गुरु है। और जो 14 विद्याएं सिखाने के बाद लास्ट में दक्षिणा ले ले, वो आचार्य है, जैसे द्रोणाचार्य। और जो वेतन अथवा शुल्क लेकर के पढ़ाए वो जो है उपाध्याय माना जाता है। वर्तमान में सभी शिक्षक उपाध्याय की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए इसमें एक ध्यातव्य, ध्यान देने योग्य बिंदु, परंपरागत संस्कृत शिक्षण में वेदों में से गुरु का स्थान सर्वोच्च था। इसी प्रकार विद्यार्थी अथवा शिष्यों के भेदों में से स्वाध्यायी श्रेणी का विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ था। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने यहां देखा शिक्षक के 3 वेद थे, गुरु आचार्य उपाध्याय, और विद्यार्थी के 3 थे, स्वाध्यायी प्रमादी और उद्दंडी। इधर तो गुरु सर्वश्रेष्ठ, इधर स्वाध्यायी सर्वश्रेष्ठ है। तो आज आपने परंपरागत और आधुनिक संस्कृत शिक्षण के कुछ लक्षण पढ़े। उनमें से परंपरागत संस्कृत शिक्षण की कुछ प्रमुख विशेषताएं आपने ध्यानपूर्वक सुनी, समझी और जानी, ताकि परंपरागत में और आधुनिक में आप अंतर कर सको। और आधुनिक संस्कृत शिक्षण की कुछ जो है विशेष स्मरणीय तथ्य आपके अगली क्लास में आएंगे। तब तक सभी के लिए मेरी ओर से नमस्कार। जय श्री कृष्ण।